हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। आइए सीधे चलते हैं मेहमानों के पास। सुधांशु त्रिवेदी जी हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद। स्वागत है आपका सुधांशु जी। गुरदीप सप्पल साहब, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, स्वागत है आपका। सुनील साजन जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, और सुनील अलग साहब बिजनेस लीडर हैं, हमारे साथ हैं। साजन साहब, अलग साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सीधे सुधांशु जी आपके पास आना चाहता हूँ। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर आज प्रधानमंत्री ने कहा कि एक वक्त था जब लोग इस प्रोजेक्ट के पीछे डंडा लेकर पड़े थे, लेकिन ये नहीं बताते थे कि यहां पर ऐसे कॉम्प्लेक्सेस भी बनेंगे, ऐसे ऑफिस स्पेसेस भी बनेंगी जिनमें 7,000 हमारे रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के लोग भी बैठकर काम करेंगे। साथ ही उन्होंने वो हालात भी बताया कि वो फिलहाल कहां पर काम करते हैं। अंग्रेजों के जमाने के घोड़े के अस्तबल जो बने थे, वहां पर 70 साल से वहां पर ये अधिकारी काम कर रहे थे। तो क्या आप मानेंगे कि ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक किस्म का विंडिकेशन है आज? देखिए, बहुत स्पष्ट है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट तो बनाया गया, भारत बदल रहा है। आज हम 75 वर्ष आज़ादी के हो गए, आवश्यकताएं बदल गई हैं, अपरिहार्यताएं बदल गई हैं, उसके अनुसार नई व्यवस्था होनी चाहिए। हम में से जितने भी लोग बैठे हैं उनमें से कोई बताएगा कि क्या उनका घर वही है जो 75 साल पहले था, उनका ऑफिस कार्यालय वही है जो 75 साल पहले था, या पार्टी का कार्यालय यथावत वही है जो 75 साल पहले था? यदि वो सब कुछ बदल रहा है तो जहां से देश की पूरी शासन व्यवस्था का संचालन होना, वहां क्यों नहीं बदलना चाहिए? और प्रधानमंत्री जी ने आज बड़ी उपयुक्त बात कही। 7,000 सैन्य अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के रहने की और काम करने की व्यवस्था का जो हिस्सा था, तो आप सोचिए कि जो लोग देश की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं, उनके लिए यदि एक आधुनिक तकनीक से सुसज्जित और व्यवस्थित ऑफिस की व्यवस्था हो जाए तो उसको लेकर समस्या थी। आप याद करिए, हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर जुर्माना किया था 1 लाख रुपए का। वो सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया था, और यह भी कहा था कि बल्कि ऐसा लगता है कि 1 लाख रुपए का जुर्माना कम था। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में यह भी कहा था कि आप सिलेक्टेड होकर एक प्रोजेक्ट के पीछे पड़े हुए हैं, कितने ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब बताइए, इसी समय में महाराष्ट्र में नया विधायक निवास बन रहा है, उसको लेकर कोई समस्या नहीं है, और यहां पर बनने में समस्या। हां, एक बात मैं मान सकता हूं, बहुत लोग जैसे पुराने राजे महाराजे, जमींदार जागीरदार होते थे तो उनको पुरानी चीजों से बड़ा लगाव होता था। हो सकता है कांग्रेस को लगता हो वो पुराने जमाने की रेमिनिसेंस की, कभी हमारा भी जमाना था जब चौतरफा हमारा ही शासन रहता था, तो उन्हें बिल्डिंगों को देख के, जिसे कहते नहीं है कि यादों के वो खंडहर याद आते हों, तो हो सकता है उनका लगाव हो। उनके दिली लगाव के लिए हम उनका विरोध नहीं करते, और उस भावना की हम कदर करते हैं। नहीं, सप्पल साहब इसका जवाब देंगे और वजह बताएंगे। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कांग्रेस पार्टी ने इस पर की है। सप्पल साहब, आज बीजेपी के नेता ये भी पूछ रहे हैं कि इसी को मोदी महल कह रहे थे आप लोग, इसी को कह कहकर, वैनिटी प्रोजेक्ट कह कहकर बदनाम किया जा रहा था। सौरभ जी, जैसा कि आदत है मोदी जी की और उनके तमाम पार्टी वालों की, उनके लिए इतिहास ही 2014 में शुरू हुआ। ठीक है, आपने एक व्यवस्था बनाई, एक नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाया सेना के लिए। यह भी बताइए कि इसी पीरियड में मनमोहन सिंह जी के टाइम पे ऐसी कई बिल्डिंग्स बनी है। जवाहरलाल भवन नेहरू भवन जो बना है वो विदेश मंत्रालय के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट बना है, जिसको आप तोड़ने जा रहे हैं, जो 2013 में ही बना है। अंबेडकर भवन बना है, मानिकशाह सेंटर बना है, प्रवासी भारतीय भवन बना है, एक से एक बिल्डिंग्स बनी है, पार्लियामेंट की एनेक्सी बनी है। तो इस पे कहां आपत्ति है कि आप नए ऑफिस कॉम्प्लेक्स बनाएंगे? पहले से बनते आए हैं। सवाल यह है कि किस वक्त बनना है। आप उस वक्त में सेंट्रल विस्टा कर रहे हैं जिस वक्त के अंदर जून में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जिन लोगों की कोविड में डेथ हुई है उनका मुआवजा दीजिए, और आप आज तक मुआवजा शुरू नहीं कर पाए क्योंकि पैसा नहीं है। आप उस पीरियड में बना रहे हैं जहां इतना टैक्स पेट्रोल डीजल पे वसूल कर रहे हैं कि एक आदमी अगर बाइक चलाता है तो 1 किलोमीटर चलने पे 1 रुपया टैक्स देता है, और अगर आप कार चलाते हैं तो 5 से 7 रुपए टैक्स देते हैं 1 किलोमीटर गाड़ी चलाने के ऊपर। ये उस पीरियड में जब कंगाल हो चुकी है सरकार, उस पीरियड में बना है जब सरकार ने लास्ट ईयर फैसला लिया कि हम बच्चों के लिए स्कूल में ब्रेकफास्ट शुरू करेंगे, 4,000 करोड़ रुपए की उसकी एलोकेशन की, और इस साल कैंसिल कर दिया क्योंकि 4,000 करोड़ रुपए नहीं है। ये उस पीरियड में है जब मोदी सरकार के टाइम पे 87 लाख करोड़ का कर्ज देश के ऊपर हो गया, 87 लाख करोड़ का एडिशनल कर्ज हो गया है। जब आपके पास पैसा नहीं है, हमारे कहावत है कि घर में नहीं दाने अम्मा चली बुलाने। अरे जब चीजें आपके पास पैसा होगा, जब ग्रोथ होगी, जब आपके पास 9-10% की ग्रोथ थी तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देश के अंदर बनी है ना, किसने मना किया? तो सप्पल साहब, आप ये कहना चाहते हैं कि आपका इस प्रोजेक्ट से पर से कोई विरोध नहीं है,
आपको प्रोजेक्ट बने इस पर ऐतराज नहीं है, इस वक्त क्यों बन रहा है, इस पर ऐतराज है? दूसरी बात पे भी आ रहा हूं, ऐतराज इस पे भी है कि आप उस प्रोजेक्ट के बहाने एक जगह की जो विरासत है उसको खत्म करके नई इबारत लिखना चाह रहे हैं। आप जिस तरह से बना रहे हैं उसके अंदर एक हिडन एजेंडा यह भी है कि एक नई इबारत बना के जो हेरिटेज है उस जगह की आप खत्म कीजिए। ये किसने मना किया था कि आप नई जगह पे बनाइए? आप बनाते। तो सवाल दोनों है, आप विरासत को खत्म करना चाहते हैं, एक नई इबारत लिखना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे वक्त पे करना चाह रहे हैं जब बच्चों के लिए पैसा नहीं है, जब कोविड डेथ में लोगों के लिए। ठीक है सप्पल साहब, दोनों बातें आपने कही। समय पर भी ऐतराज, कोरोना काल में इतना खर्चा क्यों? हालांकि जितना खर्चा आप बताते हैं उतना बीजेपी वाले नहीं मानते, उतना सरकार नहीं मानती है। फिर भी आरटीआई से बताए। देखिए, मेरे पास आपसे 2-3 महीने पहले जब ये कंट्रोवर्सी उठी थी, हरदीप पुरी जी जो मंत्री हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो आंकड़ा दिया था वो मेरे पास है। उन्होंने कहा था फिलहाल केवल 2 प्रोजेक्ट बन रहे हैं, पार्लियामेंट और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, और उस पर खर्च होंगे 1300 करोड़। एक सेकंड सर, 1300 करोड़। आज आपने कहा 35,000 करोड़, आपकी पार्टी कहती है 35,000 करोड़ दिखाए, वो उसमें उसका खर्चा इसमें नहीं बताया। आज ही 2 प्रोजेक्ट जो इनॉग्रेट किए प्रधानमंत्री जी ने, बोला है सेंट्रल विस्टा का हिस्सा है, जो सेंट्रल विस्टा से कई किलोमीटर दूर है, उसका खर्चा 1300 करोड़ में नहीं बताया। चलिए ठीक है, अच्छा नहीं तो ये सेंट्रल विस्टा में है या नहीं, बस इतना बता दीजिए। आप इसको सेंट्रल विस्टा का हिस्सा मानते हैं, नहीं मानते? अरे सेंट्रल विस्टा को जस्टिफाई करने के लिए कई किलोमीटर दूर जो व्यवस्था बन रही है उसको आज, अच्छा इस पर भी ऐतराज है। मैं एक बार में सुनील अलग साहब के पास जाना चाहता हूं। अलग साहब, अभी जो सप्पल साहब ने 2 बातें कही हैं, टाइमिंग की बात और एक हेरिटेज की बात, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या दिल्ली को ऐसे एक प्रोजेक्ट की आवश्यकता नहीं थी? नहीं, देखिए, मैं तो ना पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहता हूं, ना कांग्रेस की तरफ से ना बीजेपी की तरफ से। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि देखो, इंग्लैंड में भी अभी वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट हाउस हैज टू चेंज। सब जगह चेंज कर रहे हैं, वो हेरिटेज इज नो लॉन्गर हेरिटेज। देखो, अगर आप छोटे पार्लियामेंट में पहले 500 कितने 40 लोग कहां बैठते थे, किधर बैठते थे? अभी आप बता रहे हो कि आप नया नहीं बना रहे हो। अब जब नया विस्ता का प्रोजेक्ट अनाउंस हुआ था उस वक्त कोविड नहीं था। एक सेकेंड, मैं बता रहा हूं कि आप लोग देखो, कोविड इशू का अभी जो प्रॉब्लम आ गया है, ये नहीं कि सोच रहे हो, देखो महाराजा जो लोग पहले थे, जहां फैमिन हुआ करते थे, वो पैलेस बनाते थे ताकि वो सबको एम्प्लॉयमेंट दें, सबको वो पैसा खर्च करें, तो साहब कितने लोग एम्प्लॉयमेंट देंगे? ये नहीं कि मोदी जी खुद बना रहे हैं। ये देखिए, आप सोचिए कि अगर वो कह रहे हैं कि कितने पीरियड में बनेगा, 1 साल में सब बन रहा है, 6 महीने में सब बन रहा है, नहीं बन रहा है वैसे, ये तो सालों चलेगा। और अब आप कोविड के बाहर आ रहे हैं तो फिर आप कोविड नहीं करेंगे, फिर आप कहेंगे। और दूसरी बात, हम तो ना कोई पार्टी में नहीं जा रहे हैं, हम तो कह रहे हैं सिर्फ इतना है, देखो दिल्ली इज अ सिटी ऑफ हेरिटेज, तो आप दिल्ली का दिल्ली रहने दीजिए। नो नीड ऑफ मेकिंग एनी न्यू हाउस इन दिल्ली, नो नीड ऑफ कोई, देखिए कोई भी कंपनी का हो, हम बॉम्बे में शुरू हुए थे, कलकत्ता में ब्रिटानिया बिस्किट था, वहां से बॉम्बे में आए, बॉम्बे से बैंगलोर गए, कितने कंपनियां सब अपने हेड ऑफिस को चेंज कर रहे हैं, कंप्यूटर सिस्टम आ रहा है, सब जगह आ रहा है। अब आप सोचिए कि जो मोदी जी कह रहे हैं, या तो हम कहें कि देखिए कोविड उस वक्त था कि नहीं था, अब देखिए महाराष्ट्र में भी बन रहा है, सब जगह देखो, किसी भी जगह में 1 साल में इतने सारे पैसे नहीं खर्च होंगे, ये तो टाइम पीरियड पे होगा। अब कितने लोग एम्प्लॉयमेंट मिलेंगे, कितने लोग आर्मी के, आप जो कह रहे हो ना, इधर भी भवन बना उधर भी भवन बना, वो सब एक जगह बन जाएगा। ठीक है, ये नहीं कि अब वो वही भवन वहीं का रहेगा। अच्छा ठीक, इतना तो सोचिए ना जरा। ठीक है, एक बार साजन साहब, आप प्रधानमंत्री की आज की बात से सहमत हैं कि हमें इस प्रोजेक्ट की जरूरत थी और इसको खामखा बदनाम किया गया, या आप अब भी ये मानते हैं कि ये केवल प्रधानमंत्री ने अपनी एक नई लकीर खींचने के लिए एक नया प्रोजेक्ट खड़ा किया? देखिए सौरभ जी, सेंट्रल विस्टा बने ये अच्छी बात है, हम इस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं कि नहीं बनना चाहिए। सुधांशु जी ने भी कहा कि 70-75 सालों में वही पुरानी जगह रहते थे, तो उस बीच में माननीय अटल जी की भी सरकार थी, बीजेपी की भी सरकार थी, कांग्रेस की भी सरकार थी, तो दोषी दोनों लोग हैं अगर नहीं बना। मैं एक केवल बात कह रहा हूं, हमें केवल टाइमिंग पे आपत्ति है। हम कह रहे ठीक है, प्रधानमंत्री जी देश के गार्जियन हैं। मैं कह रहा हूं सौरभ जी, हमारे घर का गार्जियन कोई हो और वो फैसला ले ले कि हम महल बनवाएंगे, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही, बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, घर में लोगों के पास खाने को नहीं है, लेकिन गार्जियन ने तय कर लिया कि भाई हम महल बनवाएंगे। तो जिस दौर में देश कोरोना से गुजर रहा हो, जहां मंदी देश में आ गई हो, यही प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि जब रुपया गिरता है दुनिया के सामने
तो देश की साख गिरती है जी। आज क्या स्थिति है, महंगाई कहां पर है, रोजगार है नहीं। हमारे देश में जो बड़ी बड़ी कंपनियां थी, अभी फोर्ड भी छोड़ करके जा रही है। तो जब देश से बड़ी बड़ी कंपनियां जा रही हो, रोजगार होना, महामारी से देश लड़ रहा है, मेरा सवाल आपसे ये है, अपनी सनक से बाहर आना चाहिए। देश इस वक्त देश ही नहीं पूरी दुनिया मुश्किल हालात से गुजर रही है। हम कोरोना के काल से धीरे धीरे उबरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश की सारी विषम परिस्थितियों के लिए एक प्रोजेक्ट को जिम्मेदार ठहरा देना कि अगर सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट नहीं होगा तो महंगाई भी दूर हो जाएगी, तेल के दाम भी कम हो जाएंगे, कंपनियां भी बाहर नहीं जाएंगी, मुआवजा भी सबको मिल जाएगा, क्या यह कहना उचित है? नहीं, मैं बिल्कुल इसको उचित नहीं मानता हूं। लेकिन सौरभ जी, जब किसान धरने पर बैठा हो, बेरोजगार नौजवान डिग्री लेकर के घूम रहा हो, कोरोना महामारी में बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना एम्बुलेंस के, बिना बेड के हमारे आपके घर के लोग, देश के लोग मर रहे हो, तब सेंट्रल विस्टा जरूरी है या हेल्थ विभाग में पैसा देकर के जरूरी है कि हम मैं आपके सवालों का जवाब सुधांशु जी से लेने की कोशिश करता हूं। आपने दोनों के तर्क सुने। पहले तो एक खर्चा कितना हो रहा है इसको लेकर बड़ी कंफ्यूजन है। मैंने सरकार के मंत्री का आंकड़ा कोट किया, आप पहले 20,000 करोड़ कहा जाता था कांग्रेस की तरफ से, आज 35,000 करोड़ कहा जा रहा है। सुधांशु त्रिवेदी जी, देखिए कांग्रेस की तरफ से कहने में क्या है, जो राफेल का मामला था, राहुल गांधी जी के आधा दर्जन अलग अलग स्टेटमेंट अलग अलग मौकों पर राफेल की अलग अलग कीमत कोट करते हुए हैं, तो उसमें उनके बारे में नहीं जाना चाहिए जो सरकार का आधिकारिक आंकड़ा। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, संसद भवन का परिसर 750 करोड़ में बन रहा है और महाराष्ट्र में विधायक निवास 900 करोड़ में बन रहा है। अरे मेरे भाइयों, जरा ये तो कह देते हैं कि विधायक निवास तो रुकवा दो, विधायकों को कौन सा रहने की बहुत जरूरत है। और दूसरा, जो सुनील अलग जी ने कहा, यह प्रोजेक्ट क्या सैंक्शन हुआ उस समय में जब कोरोना काल था? मान्यवर, संसद भवन के नवीनीकरण का प्रस्ताव 2012 में यूपीए सरकार के समय में, जब मीरा कुमार जी विधानसभा अध्यक्ष थी, उस समय शहरी विकास मंत्रालय को लिखा गया। यानी वो प्रक्रिया तब से चल रही है। बताइए देश में कितने प्रोजेक्ट रोक दिए गए, सड़कों का निर्माण रोक दिया गया, डैम का निर्माण रोक दिया गया। और जो दोनों हमारे मित्र कह रहे हैं रोजगार की बात जी, तो देश में सर्वाधिक रोजगार यदि आता है तो किससे आता? कंस्ट्रक्शन क्षेत्र से। वैसे कृषि और कंस्ट्रक्शन, मगर दैनंदिन रोजगार सबसे अधिक अगर क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। अब कंस्ट्रक्शन में ही, जिसमें गरीब आदमी को सबसे ज्यादा रोजगार मिलने की संभावना है, उसे रोक दिया जाना चाहिए। यह पूर्वाग्रह की चरम का प्रतीक। और दूसरी बात, जहां विरासत की बात हमारे कांग्रेस के मित्र गुरदीप सिंह जी ने कही, तो मैं मानता हूं विरासत के साथ तो कितना जबरदस्त न्याय। वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जहां बैठती थी, वो विरासत है। आज भी जाइए, इंडिया गेट पे लिखा है, बिल्ड इन द मेमोरी ऑफ किंग जॉर्ज, विजिटेड इंडिया इन 1911, और उनपे उन सिपाहियों के नाम खुदे हैं, एम्बोस्ड हैं, दोज हु हैव लेड देयर लाइफ, लिखा हुआ है इन द सर्विस ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। वो विरासत है। मगर विरासत ये नहीं थी। कल राजा महेंद्र प्रताप सिंह का 2 दिन पहले विश्वविद्यालय हुआ। हम में से ईमानदारी से बताइए सौरभ जी, कितने लोगों ने पढ़ा था कि काबुल में कभी हमारी निर्वासित सरकार भी बनी थी जिसके राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप सिंह? अरे वो तो छोड़िए 1943 की सरकार की बात। जिन्होंने इतिहास का विषय पढ़ा होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, उन्होंने पढ़ा होगा, मगर जनरल इतिहास में जो हम लोगों ने इतिहास विषय नहीं पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा। तो विरासत के साथ कितना न्याय हुआ है। तो विरासत की बात जब कांग्रेस करती है तो उससे दिखाई पड़ता है कि उनका एकांगी, सामंतवादी, व्यक्तिवादी, परिवारवादी विरासत से मतलब है, राष्ट्रवादी विरासत से मतलब नहीं। अच्छा, इसका जवाब सप्पल साहब देंगे। एक उन्हीं की बात का जवाब और दे दीजिए। उन्होंने भी कहा कि सरकार कंगाल है, तेल के दाम बढ़ा बढ़ा के लोगों से पैसा वसूल कर रही है अपने खर्चे पूरे करने के लिए, और साथ साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स पर पैसा बहा रही है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि न मेरी बात मानिए न इनकी बात मानिए। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगा, जाइए इंटरनेट पे सर्च कर लीजिए एलपीजी गैस के दाम आज कितने हैं और जनवरी फरवरी 2014 में जब इनकी सरकार थी तब कितने थे। आज भी उससे कम दाम है। तो हम दाम कितना कम लाए थे उस विषय पे नहीं, आज भी उससे कम दाम है। यानी जनवरी 2014, 7 साल पहले कीमत या 7.5 साल पहले कीमत आज से ज्यादा थी। अगर इन्फ्लेशन आप देख लेंगे तो कम से कम उसको 1.5 या 2 गुना अधिक माना जाएगा जी। इसलिए इस विषय पर, और दूसरी बात, अगर ये पेट्रोल और डीजल के दाम हैं तो ये शहर के अलग अलग, ये भारत के अलग अलग शहरों में अलग अलग क्यों होते हैं? क्योंकि आधा टैक्स भारत सरकार का है, आधा टैक्स वहां का है राज्य सरकारों का। और जो सबसे अमीर, एक लाइन और कह दूं, सबसे संपन्न राज्य, उत्तर भारत का सबसे संपन्न राज्य पंजाब कांग्रेस शासित है। पूरे भारत में जहां आर्थिक राजधानी सबसे संपन्न राज्य
कहां है महाराष्ट्र जो इनका शासित है? अरे भाई वहां कम करके दिखा दो। चलिए, ठीक है। फिर गरीब राज्यों से अपेक्षा करो कि ठीक है, बिहार, सुधांशु उड़ीसा या उत्तर प्रदेश कम करके सप्पल साहब बोले, जवाब दें। सौरभ जी, सुधांशु त्रिवेदी जी का सम्मान करता हूं, इसलिए मैं बीच में टोकता नहीं हूं उनके, लेकिन उन्होंने कई सारे इश्यू उठा दिए। ये बात सही है कि इंडिया गेट पे जिन लोगों के नाम लिखे हैं वो वर्ल्ड वॉर 1 में उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ये भी सच है कि बहुत सारे देश में ऐसे स्मारक है जहां पे शहीदों के नाम भी लिखे हुए हैं। वो उसको नहीं समझ सकते क्योंकि उसमें आरएसएस का कोई नाम आपको मिलेगा नहीं। वो कभी भी आजादी के आंदोलन में कभी ना शरीक हुई। और दूसरी बात, जो बात कर रहे हैं आप पेट्रोल डीजल के गैस की रेट की, सुधांशु जी, गैस का रेट उस समय जो था वो 100% लोगों को ऑलमोस्ट सब्सिडाइज सिलेंडर मिलता था। आपने धीरे धीरे सब्सिडी जीरो कर दी पिछले साल, चुपचाप लोगों को बताया भी नहीं, और पहले तो पूरे देश में कैंपेन चलाया कि सब्सिडी छोड़िए, और उसके बाद लास्ट ईयर जून में सब्सिडी जीरो कर दी। उस समय जो सिलेंडर 400 का मिलता था, रेट भले ही 950 हो, सिलेंडर 400 का जनता को मिलता था। आज जो 950 का मिल रहा है, इस बात को पहले आप समझिए। आप सत्ता में हैं तो तथ्यों को तोड़े मोड़े नहीं, सत्यों के साथ बात कीजिए। आज सब्सिडी जीरो है, तब जनता को 400 रुपए 450 रुपए में मिलता था। लेकिन बात जो अलग साहब ने की थी, अलग साहब ने कहा, देखिए ब्रिटिश पार्लियामेंट हो या व्हाइट हाउस है, दुनिया में से बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं। 1707 में शायद ब्रिटिश पार्लियामेंट बनी थी। आज उसके आर्किटेक्चर के साथ उसके सामने नई पार्लियामेंट नहीं बनाएंगे ना। आपको जरूरत है, आप दूसरी जगह बनाते। किसने मना किया? इसी पार्लियामेंट बिल्डिंग के अंदर जब कांग्रेस की सरकार थी 90s के दौर में, तो पार्लियामेंट लाइब्रेरी बिल्डिंग बनी थी ना। किसी ने मना किया था? उसका आर्किटेक्चर, उसका पूरा जो रूपरेखा थी वो इस तरह से बनाई गई थी कि उस पर किसी को आपत्ति नहीं हुई। नहीं तो मुझे बताइए सप्पल साहब, एक यहाँ पर एक क्लैरिफिकेशन जरूरी है। नहीं, ये मुझे बताइए कौन सी हेरिटेज बिल्डिंग गिराई जा रही है? इंडिया गेट गिरा रहे हैं? ये क्या इंडिया गेट गिरा रहे हैं? नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक गिरा रहे हैं? राष्ट्रपति भवन गिरा रहे हैं? क्या पुरानी संसद गिरा रहे हैं? सौरभ साहब, आप दिल्ली में ही रहते हैं। जी बिल्कुल। जब ये विस्तार बन जाएगा आप उस जगह को नहीं पहचान पाएंगे। आप एक बिल्डिंग गिराने की बात मैंने नहीं बोली है, वो आपने बोली है। मैंने कहा पार्लियामेंट के सामने किसने दूसरी पार्लियामेंट बना दी इंग्लैंड के अंदर? ये गलत बात थी। चलिए ठीक है। व्हाइट हाउस के सामने किसने दूसरा व्हाइट हाउस बना दिया? एक जगह का एक आइडेंटिटी है, एक जगह है, वो हमारे हेरिटेज का हिस्सा है। उसको सुधांशु जी नहीं माने, भले ही आजादी के आंदोलन में। सुनील अलग जवाब दे दें आपकी बात कर, मानते नहीं है, वो छोड़ दीजिए। देखिए नहीं, एक मिनट, मैं कह रहा हूं कि आई डोंट वांट, मैं कोई आपके बीच में डिबेट नहीं कर रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, देखिए जब वो गैस सिलेंडर जो 900 रुपए में था, गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने कहा था जो इंडिपेंडेंट वॉलंटरली आप अपना दे रहे हो वो आप 950 रुपए दें। मुझे 400 रुपए में मिल रहा था, मैंने अब दे दिया। मैंने कहा गरीब के लिए पैसे हो। जो फ्री सिलेंडर जो दे रहे हैं, सारे फ्री दे रहे हैं ना गरीब को विलेजेस में, इसलिए तो मोदी जी कर रहे हैं ना। तो देखिए यू मस्ट रिलेट। नहीं, एक मिनट भाई साहब, मैंने आपके एक मिनट, अलग साहब फैक्ट की बात है, अब सब्सिडी के सिलेंडर नहीं मिलते। अब ठीक है, जो पहले तो वॉलंटरली हमने दिए थे। हाँ, पहले गरीब को जो फ्री सिलेंडर मिल रहा था, टॉयलेट जो क्रिएट हुए, वैसे हम उसमें नहीं घुस रहे हैं कि देखिए आप रोकिए मत रोकिए, कौन सा हेरिटेज बिल्डिंग है, कौन सा ये है। यू नीड अ न्यू पार्लियामेंट एंड डिफेंस के लिए यू नीड अ न्यू प्लेस। अब कितना खर्च होगा पहले साल में, कितना होगा दूसरे साल में, कितना होगा 5 साल में, ये थोड़ी ना पूरा एक ही साल में खर्च होगा। जो कह रहे थे अभी सापा के पार्टी जो कह रही थी कि देखिए आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है, अगर वो फिगर्स जो उन्होंने दिए आप क्वेश्चन करिए ना, 1000 करोड़ क्यों खर्च कर रहे हैं पहले साल में, कितना एम्प्लॉयमेंट होगा, कितने गरीब को पैसे मिलेंगे, ये सब दैट इज व्हाट नीड्स टू बी डिस्कस्ड। एक और बात जो आज कांग्रेस पार्टी ने उठाई थी, सुधांशु जी से उसका जवाब चाहता हूं। अब जब ये कहा गया कि आप, मोदी जी ने बताया कि देखिए हमारे सेना के कर्मचारी कैसे हालात में काम करते थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अजय माकन साहब ने कहा कि ये भी याद दिला दें कि इन्हीं दफ्तरों से काम करते हुए हमारी सेनाओं ने बड़े बड़े युद्ध जीते हैं। अरे भैया उस वक्त तो नहीं, सुधांशु जी बड़े युद्ध भी देखे। मैं सिर्फ कह रहा हूं सुधांशु जी जवाब देंगे। अरे भाई देखिए सौरभ जी, मेरे विचार से देश नहीं रहेगा। जी अलग साहब, जी ठीक। अगर कांग्रेस ये बात कहती है तो ये तो राहुल गांधी इफेक्ट हो गया। अब ये तो वही वाली बात हो गई कि आप जाइए, हाइफा चौक बना हुआ है ना, तो उस जमाने में ये 100 साल पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में लड़ाई हुई थी तो घुड़सवारों के द्वारा जीते थे। तो आप कहेंगे जी साहब वो अस्तबल में रह के जीतते थे, तो अस्तबल वाली लड़ाई आज है। अरे भाई कितनी टेक्नोलॉजी बदल गई, कितनी व्यवस्थाएं बदल गई, और यह भी सच है, बिल्कुल सही बात है सौरभ जी, हमारी सेनाओं ने इन्हीं भवनों से बैठकर जीते हैं, और इन्हीं भवनों में बैठकर वो सारी जीत कूटनीति की मेज के ऊपर हार में तब्दील हो गई है।
जिनके साथ ये इनके लिए ये लाइन कही जा सकती है, इनकी हमारी सेना के शौर्य और इनकी सरकार की विदेश नीति पर, कि चीन, इनके ही नेता के लिए कह रहा हूं, चीन छीन देश का गुलाब ले गया, ताशकंद में वतन का लाल सो गया, और ये सुलह की शक्ल को संवारते रहे, जीतने के बाद बाजी हारते रहे। दोनों बात कहें ना, पूरा सत्य बोले। चलिए ठीक है, सेना जीतती रही, सरकार हारती रही। जो बाजी जीती उसका भी जिक्र कर दीजिए। अच्छा सप्पल साहब, मैं जानता हूं आप जवाब देना चाहते हो कि मैं केवल एक ही बार जा पाया, सुनील साजन जी के पास भी। आज हमारा समय बहुत सीमित हो गया था डिबेट का, तो मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से, लेकिन धन्यवाद करूंगा आप चारों लोगों का आज कुरुक्षेत्र में आने के लिए। एक बड़ी खबर शुरुआत में आ गई थी, तो काफी समय हमें वहां पर रहना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधांशु जी, सप्पल साहब, सारन साहब, अलग साहब आपका। और क्रिकेट से जुड़ी एक बड़ी खबर जिसका हमने जिक्र किया, विराट कोहली के ऐलान से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आपको देंगे थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे। फिलहाल एक ब्रेक। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।